going to discuss some three topics, some three concepts which are going to be helpful in understanding the financial management concept. So in working capital management, we are going to understand that important concept today. आप लोगों ने सभी ने देखा होगा 12th क्लास में, टीचर्स ने या बाकी ग्रेजुएशन में भी एक करंट रेशो होती है, और करंट रेशो जो आइडियल होती है वो बताया गया है कि आइडियल करंट रेशो होती है 2:1. आइडियल करंट रेशो बताते हैं 2:1. लेकिन क्यों, why is it so that current ratio is 2:1? So today we are going to get the answer for this question, that why current ratio is considered ideal as 2:1. अच्छा, दूसरा, हमें ये पता तो होना ही चाहिए कि करंट रेशो होती क्या है. ये आप सबको पता भी होगा. That I expect that everybody is knowing that current ratio is current assets upon current liabilities, right? So current assets हैं और current liabilities. So current assets क्या होते हैं? Current assets which can be convertible, which can be easily convertible into cash within a shorter period of time, right? And that is preferably within 1 year. तो वो एक साल के अंदर वो कैश में कन्वर्टेबल हो जाते हैं. तो हम जितने भी जैसे स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये हम सबको, इनको हम मानते हैं कैश तो हो ही गया, तो ये सारे करंट एसेट्स होते हैं. इसमें एक लिक्विड एसेट्स भी होते हैं. सो लिक्विड एसेट्स आर क्विकली कन्वर्टेबल. तो इसमें से हम करंट एसेट्स में से अगर कुछ इलिक्विड चीजें हटा देंगे, जैसे प्रीपेड और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक, दो चीज अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं. वो तो उसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ये हमारी करंट रेशो होती है, और इसको हम आइडियल करंट रेशो 2:1 क्यों मानते हैं. अच्छा, एक इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट होता है नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. तीन चीजें हमें बड़ा स्ट्राइक करती हैं, और तीनों में कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि है क्या. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट सिंपली करंट एसेट्स. सिर्फ करंट एसेट्स को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं. तो वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है? ये सेम होते हैं एंड वी यूज देम इंटरचेंजेबली. सो इट मींस दैट व्हेनेवर वी आर सेइंग वर्किंग कैपिटल, इट मींस वी आर सेइंग नेट वर्किंग कैपिटल. वो नेट वर्किंग कैपिटल ही है. तो वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल जब एक ही है, तो क्वाइट ऑफन व्हेन वी से कि लेट्स फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब हम नेट वर्किंग कैपिटल की ही बात कर रहे हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल ही इंपॉर्टेंट है. बाकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हैज अ लिमिटेड यूज. जो हमारी रिक्वायरमेंट है फाइनेंस में, वो नेट वर्किंग कैपिटल की ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. तो अगर ये दोनों सेम है तो देन व्हाट इज द डिफरेंस? इसका मतलब हम दोनों की अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, इट विल बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ये एक छोटी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया होगा कि भाई नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ये फॉर्मूले रटने की बात होती थी, लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा है क्यों. चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप एमबीए में पढ़ रहे हैं, या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, या कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड वंस यू अंडरस्टैंड, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. पूरा समझ में आ जाएगा आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है क्या. तो आज हमने समझा कि करंट रेशो, ऐसा हमने सुना कि करंट रेशो आइडियल 2:1 होती है. करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, और जो वर्किंग कैपिटल और या हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम ही बात होती है. और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट्स को हम बोलते हैं. तो नेट वर्किंग कैपिटल हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एंड इफ आई आस्क यू, और सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी पे बेस्ड है, कि जब हम बात करें नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ व्हाट. देखिए, फाइनेंस में पैसा, बिजनेस में क्या करते हैं, हम पैसा ला रहे हैं और लगा रहे हैं, रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, हम उसको सर्विस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि नेट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ वेयर, वेदर इट इज फ्रॉम करंट लायबिलिटीज और फ्रॉम नॉन करंट लायबिलिटीज और फ्रॉम बोथ और नन, आप जल्दी से 10 सेकंड में सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा. 20 सेकंड ले लीजिए और सोचिए कि क्या हो सकता है, ए बी सी डी, और एक दिमाग में एक लिख के रख लीजिए, और फिर देखिएगा कि जो समझने के बाद आपका आंसर क्या निकलता है. देखिए, अगर हम बैलेंस शीट को समझें, बैलेंस शीट को हम समझें तो बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट. ये बताता है कि हमारे पास सोर्सेज कहां से आए और पैसा कहां लगाया.
तो हमारे पास जो पैसा आएगा, एक बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो पैसा हमारे पास आएगा या तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएगा या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आएगा। अगर मैं वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से वो पैसा ले रहा हूं तो लेट देम कॉल इट एज करंट लाइबिलिटीज, और मैं अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले रहा हूं तो लेट मी कॉल देम एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, जैसे मान लो मैंने डेट ले लिया या इक्विटी ले ली या कोई लोन ले लिया किसी तरीके का, और किसी तरीके का डेट में वैसे आ जाता है, या प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कुछ भी हो गया, जो लॉन्ग टर्म सोर्स हो गया वो नॉन करंट लाइबिलिटी में आ गया। करंट लाइबिलिटीज में जैसे बिल्स पेएबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, राइट, एंड एक्सेट्रा, जो भी हमारा शॉर्टर पीरियड में हमें पे करना है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारे शॉर्ट पीरियड में हम यहां से पैसा लेंगे, लगाएंगे कहां, ये पैसा लाइबिलिटीज जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, इसको हम लगाएंगे कहां, असेट्स में लगाएंगे। असेट्स, अब हमारे को ऑब्वियसली ऐसी जगह पे पैसा लगाना है जहां पे रिटर्न जनरेट हो, और कहीं जगह ऐसे भी हो सकता है जहां से रिटर्न ना आए। तो अगर हम पैसा ऐसी जगह लगाएं जो कि ज्यादा समय के लिए लग रहा हो, राइट, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता हो, वो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट बनता है, उसको हम बोल देते हैं नॉन करंट एसेट्स। उनको हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स बिकॉज देयर टाइम फ्रेम इज लॉन्ग। और अगर हम शॉर्टर पीरियड के लिए लगा रहे हैं, अगर हम छोटी उसके लिए लगा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे करंट एसेट्स, ठीक है, जो शॉर्टर पीरियड में, चाहे वो डेटर्स हो गए, चाहे वो इन्वेंट्री हो गया, चाहे वो कैश तो हमारा लिक्विड होता ही है, हमारे पास पड़ा ही है, तो इट इज ऑलरेडी इन द लिक्विड फॉर्म। ये हमारे करंट नॉन करंट एसेट्स हो गए। जैसे हम बोल सकते हैं यहां पे हमारा फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, राइट। और ये बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो करंट एसेट्स के ये होते हैं, कैश, रिसीवेबल्स एंड स्टॉक, राइट। ये तीन मेन कंपोनेंट है। वैसे तो हम प्रीपेड एक्सपेंस को भी मान लेते हैं करंट एसेट्स हमारा। अब आप ऐसे समझिए कि यहां से पैसा आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आ रहा है, यहां पे लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है और यहां पे हमारा शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने के लिए कि जब नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, देयर आर टू अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ्स व्हिच आर टेकन इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ हैं जिनको हम मान के चलते हैं। क्या? फर्स्ट इज द assumption which is we assume to be true that cost of non-current liabilities, ऐसे समझेंगे, two undisputed truths। एफएम बोल लो या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोल लो। पहला है कि कॉस्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, इनकी जो कॉस्ट होती है इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज। के मतलब कॉस्ट को मैं बोल रहा हूं, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज की कॉस्ट हमेशा ज्यादा मानी जाएगी करंट लाइबिलिटीज से। ऐसा क्यों है? मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब ऐसा हो, किसी ऐसे केस में हो सकता है, एक्सेप्शनल केस में, कि करंट लाइबिलिटीज की कॉस्ट ज्यादा हो रही हो, जैसे कॉल मनी है, हो सकता है वहां पे कॉस्ट ज्यादा हो। लेकिन हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि क्या हम अज्यूम करके चलते हैं। सो वी अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज इज ग्रेटर देन करंट लाइबिलिटीज। रीजन उसका ये है, दो रीजंस हैं उसके। पहला कि जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज वो ग्रेटर है। तो अगर आप ऐसे सोचिए, कोई आपसे बोलता है दोस्त कि यार मुझे कल के लिए पैसे दे दे, 2 दिन के लिए दे दे, 1 महीने के लिए दे दे, 2 महीने के लिए दे दे, 3 महीने के लिए दे दे। एक बोले मुझे 10 साल के लिए दे दे, 8 साल के लिए दे दे, तो आपका रिस्क किस में ज्यादा है? जितना टाइम फ्रेम बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, जब रिस्क बढ़ेगा तो कॉम्पनसेशन उस रिस्क के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएगा, एंड दैट एक्सपेक्टेशंस विल बी द कॉस्ट। ये हमेशा मैंने पहले भी बोला था, क्या कि मेरी एक्सपेक्टेशंस, किसकी एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस ऑफ फंड प्रोवाइडर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फंड प्रोवाइडर बिकम्स
द कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट टू द कंपनी। क्यों एक्सपेक्टेशंस, अच्छा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस किस पे बेस्ड है? ये रिस्क पे बेस्ड है। एक्सपेक्टेशंस किस पे बेस्ड है? कि वो कितना रिस्क ले रहा है। अच्छा रिस्क किस पे बेस्ड है? रिस्क बहुत सारी चीजों पे बेस्ड है। मतलब ये मिस्टर एक्स है, ये सोच रहा है कि यार मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लूं या डिबेंचर खरीद लूं, या मैं इसमें पैसा लगाऊं ही ना, या मुझे अगर मैं लगा रहा हूं तो कंपनी का मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, कंपनी रेट अब देखो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या बन रही है? कंपनी की के, कंपनी की के बन रही है, कॉस्ट। ठीक है, अब रिस्क मैंने क्या लिया था? रिस्क लिया था टाइम फ्रेम का, और कोई गारंटी थी क्या? किसकी गारंटी? रिटर्न की, रिटर्न और यू कैन से सर्विसिंग। सर्विसिंग हम ऐसे बोलते हैं, सर्विसिंग का मतलब होता है कि मैंने लोन लिया तो क्या मुझे पीरियोडिकली सर्विस हो रहा है, मतलब क्या मैंने लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मैंने अगर इक्विटी शेयर लिया तो क्या मुझे रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विसिंग, उसको सर्विसिंग बोलते हैं। तो गारंटी है क्या सर्विसिंग की? या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की, कि जो मैंने पैसा लगाया है क्या मुझे वापस मिलेगा। मान लीजिए आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो मुझे 100 रुपए वापस मिलेगा, ये तो गारंटी हो गई रीकैपिटल, इसकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की। और अगर मैंने 100 रुपए लगाया तो क्या उस 100 रुपए पे जो मैंने इन्वेस्ट किया है मुझे रिटर्न मिलेगा, वो गारंटी हो गई, वो सर्विसिंग की। तो ये अगर मान लो गारंटीड है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, और ये गारंटीड है कि अगर कुछ होता है जब वाइंड अप हो गई कंपनी तो आपको कैपिटल वापस मिलेगा ही मिलेगा। इन बोथ द केसेस इफ यू हैव द गारंटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल and you also have the guarantee of servicing, then your risk is bound to be low। आपको लो है ना रिस्क, क्योंकि मुझे तो कम मिलेगा ही मिलेगा, कंपनियों को फायदा हो या ना हो। तो इसीलिए अगर हम डेट को और इक्विटी को कंपेयर करें तो डेट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इन कंपैरिजन टू इक्विटी, बिकॉज इक्विटी के केस में ना तो गारंटी है सर्विसिंग की, भाई डिविडेंड की गारंटी नहीं है, और एट द सेम टाइम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की भी गारंटी नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ डेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज गारंटीड। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले डेट प्रोवाइडर खड़े हो जाएंगे आके, भाई हमें दे दो, हम कंपनी के कर्जा, हमने कर्जा दिया है कंपनी को। और इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट कैरीज द सेम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस एज ऑफ डेट। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन डेट जो है, अगर डेट जो है वो सिक्योर्ड लोन है कंपनी के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। मतलब अगर मुझे लोन मैंने 10 लाख का लिया था तो कंपनी का सिक्योर्ड इन द सेंस कि किसी बिल्डिंग पे सिक्योर है, तो अगर मैं वो बिल्डिंग बेच सकता हूं अपना 10 लाख रुपए लोन लेने के लिए, तो मैं इंटरेस्ट के लिए भी वो बिल्डिंग बेच सकता हूं। इतनी प्रोटेक्शन मिल जाती है डेट प्रोवाइडर्स को। अगर इतनी डेट प्रोवाइडर्स को मिल गई तो भैया उसका रिस्क कम है, रिस्क कम है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कम है। आप सोचोगे एफडी में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो एफडी में क्या मिलेगा? 6% मिलेगा, 5% मिलेगा, 7% मिलेगा। अगर मैं बोलूं आपको एक काम करो स्टॉक मार्केट में लगा दो, आप बोलोगे, यू विल थिंक कि why should I take my money out from my fixed deposits? I will be able to take money out of fixed deposits only if I am being offered higher return than what I am getting in the FDs। फिक्स डिपॉजिट में जो मुझे बैंक में मिल रहा है, मैं पैसा उससे तभी निकालूंगा और मैं मार्केट में लगाऊंगा अगर मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इट मींस कि आप जैसे ही रिस्क ज्यादा लेंगे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए कंपनी को वो रिटर्न देना पड़ेगा, तो वो कंपनी की कॉस्ट बन जाती है, तो ये के हो जाता है। तो इसका मतलब के क्या बना? डेट प्रोवाइडर्स को जो कंपनी मीट आउट कर रही है वो केडी हो गया, इक्विटी वालों को जो मीट आउट कर रही है उसको केई बोलते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को हम केपी बोल देते हैं। तो ये कंपनी की कॉस्ट हो गई अलग अलग अलग। अब ये हमें पहला अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ था हमारा कि टाइम फ्रेम करंट लायबिलिटीज का ज्यादा होता है, तो इसीलिए कॉस्ट भी ज्यादा होगी। कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी? देखो यहां से कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी? कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अगर रिस्क कम है तो एक्सपेक्टेशन कम होगी, कॉस्ट कम होगी। अगर रिस्क ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी फंड प्रोवाइडर की, और कंपनी की कॉस्ट ज्यादा होगी। तो यहां पे देख लो नॉन करंट लायबिलिटीज कौन थी? डेट, इक्विटी। अगर हम यहां पे विद इन अगर डेट इक्विटी की बात कर रहे हैं तो डेट का रिस्क कम है, एक्सपेक्टेशंस कम है,
इक्विटी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा, रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, तो टाइम फ्रेम से भी पता चलता है। अब यहां पे जो हमने लिया, ये जो टाइम फ्रेम है, एक तो हो गया विद इन नॉन करंट लाइबिलिटीज, हमने देख लिया। विद इन नॉन करंट लाइबिलिटीज हमने ये समझा कि कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा होगा। ये हो गया विद इन नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज से। तो अब इन दोनों की कॉस्ट में हम ये बोलेंगे कि ये कॉस्ट, इनका एक एवरेज निकल के आएगा केओ, इन तीनों का एक एवरेज निकल के आएगा केओ, और वो केओ इससे ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा होगी। ये हमारी पहली अजम्पशन है। दिस वाज आवर फर्स्ट अजम्पशन। व्हाई? बिकॉज कि इनका टाइम फ्रेम ही ज्यादा है तीनों का। टाइम फ्रेम ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज इज मोर देन करंट लाइबिलिटीज। दूसरा, करंट लाइबिलिटीज एज पर customs of the trade are available at nil or near nil cost, मतलब इसका मतलब यह है कि भाई देखो, ये कोई भी बिजनेस करता है आदमी, तो मैं माल उठाता हूं किसी से, आगे बेचना है मुझे, या इफ आई एम ए मैन्युफैक्चरर आई विल बाय रॉ मटेरियल, then I will process it and will sell it। अब मैं 2 महीने का माल क्रेडिट पे ले रहा हूं, क्योंकि हर जगह माल 2-2 महीने का क्रेडिट पे मिल रहा है। अब मैंने 50,000 का माल लिया, तो मैं उसको बिजनेस में कितना वापस करूंगा? 50,000 की जगह मैं 60,000 नहीं दूंगा, मैं 50,000 का 50,000 ही दूंगा। तो मेरी कॉस्ट क्या हुई उस करंट लाइबिलिटी की? मेरा जो क्रेडिटर है जिसने मुझे माल दिया 50,000 का, उसकी कॉस्ट मुझे नहीं पड़ी। क्यों? अगर वो नहीं देगा तो कोई दूसरा दे देगा, क्योंकि यही बिजनेस में, धंधे में यही चलता है जी। This is what the business is saying, that as per the customs, as per the practices of that a particular trade, you get that material or whatever the the source that you are getting is available at nil or near nil cost। उसकी cost नहीं होती है। लेकिन हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटीज की डेट इक्विटी प्रेफरेंस की रिलेटिवली इससे ज्यादा होगी, ठीक है, इससे ज्यादा होगी। विद इन नॉन करंट लाइबिलिटीज मैंने आपको बता दिया कि डेट इक्विटी प्रेफरेंस में ये ऑर्डर रहेगा कि डेट सबसे चीपर होगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस होगा, उसके बाद इक्विटी होगा। तो इक्विटी सबसे कॉस्टलियर रहेगा विद इन नॉन करंट लाइबिलिटीज। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज विल ऑन एन एवरेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। व्हाई? बिकॉज टाइम फ्रेम करंट लाइबिलिटीज का कम है, टाइम फ्रेम इसका ज्यादा है, और एज पर द कस्टम्स और प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेड इट इज अवेलेबल एट नियर निल कॉस्ट। तो ये पहली बात हो गई। दिस इज द फर्स्ट अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। तो अब ऐसे समझिए इसको, ये समझ लीजिए अब, और बड़ी अजीब बात लगेगी आपको अब ये, कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है। अच्छा, यहां देखें, इफ वी सी इट हियर, this you will understand from the another undisputed truth। And what is the another undisputed truth? That return generating potential are, return generating potential की बात कर रहा हूं, of non current assets, return generating potential of non current assets will always be greater than return generating potential of current assets। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल जो है वो नॉन करंट एसेट्स का ज्यादा है। मतलब मेरी बिल्डिंग मुझे ज्यादा रेवेन्यू करके देगी, मेरी मशीनरी मुझे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी, मेरी करंट डेटर्स नहीं देंगे। डेटर्स तो उधार में ले लेते हैं सामान, वो नहीं देंगे। कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरे को रिटर्न नहीं जनरेट करके देगा। रिटर्न की बात कर रहे हैं हम। तो मान लीजिए आपके पास एक गोडाउन है, आपका वो एसेट है, आपने एक गोडाउन और खरीद लिया। अब नाउ यू कैन स्टोर मोर, you can sell more, your earning capacity increases। So return generating potential is always greater of non current assets in comparison to current assets। स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो नहीं है। स्टॉक तो जितने का पड़ा हुआ है, 60,000 का पड़ा, 60,000 ही बिकेगा। लेकिन अगर आपका गोडाउन बड़ा है तो उसमें ज्यादा स्टॉक रिस्टोर कर सकते हो। तो गोडाउन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गोडाउन जो आपका है वो नॉन करंट एसेट्स है, वो आपने। अब कई लोग इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, वो बाद में जाएंगे कि भाई गोडाउन किराए पे ले लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इफ यू ओन दैट एसेट,
non current assets return generating potential will always be greater than current assets return generating potential. Now when this is there, अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि नॉन करंट एसेट्स का रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है करंट एसेट्स से, उसका रीजन भी यही है क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी नॉन करंट एसेट्स की ज्यादा होती है करंट एसेट्स से. ओके, नाउ सी दिस, कैन वी से रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल. अब आप देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज का कॉस्ट ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज का कॉस्ट कम है, नॉन करंट एसेट्स का रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा है, करंट एसेट्स का रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल कम है. अब मैं इसको ऐसे लेता हूं, दिस इज 10 lakhs, दिस इज 6 lakhs, दिस इज 8 lakhs एंड दिस इज 8 lakhs. देखिए ये हो गया 16 लाख हो गया टोटल. अब नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब मैंने डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस जो भी मैंने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया, 10 लाख रुपया लिया. मेरी करंट लाइबिलिटीज जो मैंने क्रेडिटर से ले रखी हैं वो 6 लाख हैं. 16 लाख रुपए के मेरे सोर्सेज हैं एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन दी असेट्स. एंड व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट? भाई मेरे नॉन करंट एसेट्स, मेरी बिल्डिंग, मेरा फर्नीचर, मेरी मशीनरी, इनमें मेरा 8 लाख रुपया लगा हुआ है और मेरे करंट एसेट्स में भी 8 लाख लगा हुआ है. अब मेरे दिमाग में 3 चीजें आएंगी. पहली चीज जो आएगी, एज ए वेरी रैशनल मैन और ए रैशनल फाइनेंस मैनेजर, आप कहीं भी आप आईएम्स में चले जाओ, आप यही पढ़ोगे जो मैं आपको बता रहा हूं. ये कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है. आप आईएम चले जाइए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, आपको इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता और ये भी नहीं बताते हैं. तो बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस, you will be able to understand that why your working capital should not be excess, why your stock should not be excess, why the ideal current ratio should be 2:1. ये क्यों बोला गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. तो देखिए कि करंट एसेट्स हमारा, नॉन करंट एसेट्स हमारा 10 लाख है, करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारी 10 लाख है, करंट लाइबिलिटीज हमारी 6 लाख है, नॉन करंट एसेट्स 8 लाख है, करंट एसेट्स 8 लाख है. ठीक है. व्हाट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल? और what is your working capital? When I said this, you see, what was the net working capital? कैसे निकालते थे working capital? Current assets minus current liabilities. ये फॉर्मूला जो था, जो बताया गया था, ये मेयर फॉर्मूला नहीं है. इसका एनालिसिस आपको बताएगा कि what impact it has on your financing decision. तो अगर current assets minus current liability है, अगर नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज 8 लाख माइनस 6 लाख आपका हो गया 2 लाख. अब ये बताता क्या है? देखो, सबसे पहले अगर मैं जैसे बोल रहा था कि इफ यू आर ए रैशनल इन्वेस्टर, आप ये बोलोगे यार देखो कॉस्ट जिसकी कम है, इसकी कम है, तो इसका पैसा ऐसी जगह लगना चाहिए जहां से रिटर्न कम आए. कॉस्ट जिसकी ज्यादा है उसका पैसा ऐसी जगह लगना चाहिए जहां से रिटर्न ज्यादा है. तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है. क्यों? अगर मैं इसको ऐसे समझूं, आप ऐसे समझिए कि यहां पे नॉन करंट लाइबिलिटी से नॉन करंट एसेट्स में 8 लाख गया, करंट लाइबिलिटी से करंट एसेट्स में 6 लाख गया, और ये जो हमारा 8 लाख जो करंट एसेट्स में लगा हुआ है वो 6 लाख हमारा करंट लाइबिलिटी से आया एंड 2 लाख इट हैज कम फ्रॉम नॉन करंट लाइबिलिटीज. इसका मतलब करंट एसेट्स में 8 लाख कहां से आया? 8 लाख आया, 6 लाख हमारे करंट लाइबिलिटी से आए और 2 लाख हमारे नॉन करंट लाइबिलिटी से आए. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तो समझ में आता था कि करंट लाइबिलिटीज की कॉस्ट कम है, करंट एसेट्स की रेवेन्यू कम है, रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल कम है, तो भैया 6 लाख तो जस्टिफाइड था. अब ये क्या कर दिया आपने? ये तो आपने नॉन करंट लाइबिलिटी से 2 लाख रुपए ले लिए, मतलब जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उस पैसे को कहां लगा दिया? उस पैसे को लगा दिया करंट एसेट्स में जहां से रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल कम है. तो कोई भी नो फाइनेंस मतलब रैशनल इन्वेस्टर, और मतलब रैशनैलिटी ये डिमांड नहीं करती, फिर भी हम करते हैं. इसका मतलब सबसे अच्छा कब लगेगा? सबसे अच्छा जब लगेगा एक रैशनल बंदे को, वो लगेगा ये 10 लाख 10 लाख
6 लाख, 16 लाख, 16 लाख, ये सिचुएशन सही है। क्यों? इसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, पूरा आ गया जी, बढ़िया हो गया। इसकी कॉस्ट कम है, इसकी रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल है, पूरा आ गया जी, एकदम सही है। अब इस केस में नेटवर्किंग कैपिटल क्या होगा? 0। इस केस में नेटवर्किंग कैपिटल हो गया 0। लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे को कि जहां से कॉस्ट हमारी कम है, रिटर्न भी हमारा कम है, रिटर्न कॉस्ट ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, नेटवर्किंग कैपिटल हो गया 0। सो व्हाट यू कैन सी इज दैट अनदर दिस अप्रोच इज कि करंट लायबिलिटी से 16 लाख एंड दिस इज व्हाट वी हैव टेकन, मतलब 10 लाख हम नॉन करंट एसेट्स में ले जाएं और 6 लाख हम करंट एसेट्स में ले जाएं। नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे कॉस्टली है, आप करंट लायबिलिटी से लो, कॉस्ट कम है और रिटर्न ज्यादा है, इसका रिटर्न ज्यादा है, इसका भी काम चल जाएगा, रिटर्न कम है, इसका भी चल जाएगा। तो दिस इज व्हाट सजेशन इज। इसमें नेटवर्किंग कैपिटल क्या होगा? इसमें नेटवर्किंग कैपिटल आपका नेगेटिव होगा। 6 लाख माइनस 16 लाख दैट इज गिविंग यू 10 लाख नेगेटिव। बहुत सारे जो स्कैम्स हुए और बहुत सारी जो कंपनियां डूब गई, जिनका लिक्विडिटी क्रंच आया, उनका ऐसी सिचुएशन में ही आया। तो ना तो हम ये करते हैं और ना हम ये करते हैं, दोनों के रीजंस अलग अलग हैं। ये हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज असेट लायबिलिटी टाइम फ्रेम मिसमैच, एक्सेसिव असेट लायबिलिटी टाइम फ्रेम मिसमैच। यहां पर इतना मिसमैच है असेट लायबिलिटी टाइम फ्रेम का कि आप ये देखिए क्या होगा। करंट लायबिलिटी 16 लाख है और नॉन करंट एसेट्स 10 लाख हैं और करंट एसेट्स जो हैं 6 लाख हैं। नाउ यू नो दैट करंट लायबिलिटीज नीड टू बी रीपेड विद इन 1 ईयर। जैसे ही आप 1 साल में पे करने की बारी आएगी करंट लायबिलिटीज की, वो तो घर पे आके खड़ा हो जाएगा क्रेडिटर, बताओ भाई मैंने पैसे दिए थे 16 लाख रुपए, दो मुझे, आपने बोला था दिन दे दोगे आप, 1 साल के अंदर हो जाएगा। अब आप क्या बोलोगे? लेट मी वेट, लेट मी डिस्पोज ऑफ माई मशीनरी, लेट मी डिस्पोज ऑफ माई बिल्डिंग, मैं तब दूंगा। इट इज गोइंग टू अफेक्ट, इफ यू डू दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, ये जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते, 11th क्लास में सबसे पहले पढ़ाया जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है व्हेनेवर वी स्टार्ट द बिजनेस we assume this that the business is going to be run for indefinite period of time, we are not going to shut down our business in near future। तो ये assumption है going concern concept की, तो इसलिए ये allow नहीं करता आपको कोई भी current liability से non current assets को finance करने के लिए। तो फिर ये क्या है? ये तो ठीक है 0-0, यहां तो हमारा कोई करंट लायबिलिटीज फाइनेंस ही नहीं कर रहा नॉन करंट एसेट्स को, हम ये भी नहीं करते हैं। इसके लिए हम क्या रीजन दे रहे हैं? इसके लिए हम एक रीजन दे रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है जो आपको बड़ा अजीब लगेगा, सर्च करके देख लेना, मिलेगा ही नहीं रीजन, कि करंट एसेट्स आर इंफीरियर टू करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आर इंफीरियर टू करंट लायबिलिटीज। अरे ये क्या मतलब है कि करंट एसेट्स इंफीरियर है करंट लायबिलिटीज से? मतलब अगर आपको सिंपली अगर मैं क्वेश्चन अगर एक पूछ लूं कि करंट एसेट्स आर इंफीरियर टू करंट लायबिलिटीज, कमेंट, क्या आप आंसर दे पाएंगे? आपने कितनी अच्छे से पढ़ा हो, कितनी किताबें पढ़ ली हो, आपको समझ ही नहीं आएगा। क्यों? करंट एसेट्स, व्हाई करंट एसेट्स आर कॉल्ड इंफीरियर टू करंट लायबिलिटीज? बिकॉज ये हम जीरो वर्किंग कैपिटल कभी नहीं रख सकते, करंट एसेट्स इंफीरियर है। ये जो 6 लाख हैं करंट एसेट्स के, ये इंफीरियर हैं करंट लायबिलिटीज के 6 लाख से। रीजन बीइंग, जब आप ये 6 लाख मांगने आएगा, ये करंट लायबिलिटीज आपके दरवाजे पे आएंगी मांगने के लिए, दे विल आस्क दैट गिव मी माय 6 लाख, व्हाट यू विल से? वेट, लेट मी कॉल माय डेटर, जिसको मुझे 6 लाख रुपए देने हैं, लेने हैं जिससे, रुक मैं उससे लेके देता हूं तुम्हें। जैसे ही तुम उसको कॉल करोगे वो बोलेगा सर मैं तो दिल्ली से बाहर हूं, सर मैं दे नहीं पाया, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो करंट एसेट्स आर इंफीरियर बिकॉज देन करंट लायबिलिटीज, बिकॉज on due date current assets are not sure to be realized but current liabilities are sure to arise। current liabilities तो अपने समय पे खड़ी हो जाएंगी कि हाँ मेरे को बिल्कुल देना है, तो current liabilities ज्यादा श्योर हैं, हमें पता है पैसे मांगने वाला बिल्कुल श्योर है, देने वाला श्योर नहीं है। so we can't have exact one-to-one matching of current assets with current liabilities, we need a cushion, हमें वो cushion चाहिए, we need a cushion over and above the current liabilities, and from where we get that cushion? We get that cushion from net working capital। तो इसीलिए net working capital हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए
to give that safety cushion that even in a adverse situation, ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो हम उसको पे कर पाए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमारे पास पैसा जब अगली बार वो देने, हम इसको पे नहीं कर पाएंगे। जब ये 6 लाख मांगने आएगा हम कहेंगे हम नहीं दे सकते तुझे क्योंकि मेरे डेटर नहीं दे रहा। वो कहेगा आ अगली बार आजा, मेरी ये कॉस्ट ज्यादा होगी। तो अब देखो ये कॉस्ट भी ज्यादा हो गई, ये कॉस्ट भी ज्यादा हो गई, तो बिजनेस गया। सो बिजनेस का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इट विल इंक्रीज एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में वो पूरा मेसअप हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा तो उसकी कॉस्ट ही बढ़ने लग जाएगी हर जगह। तो इसीलिए जस्ट लाइक अपनी इज्जत बचाने के लिए कई बार खर्चा करना पड़ता है ना, कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो सेम थिंग इज हियर दैट इन ऑर्डर टू बियर दैट कॉस्ट, in order to save that reputation, you need to have a positive net working capital so that you can pay the current liabilities on time. तो कितना देखो, ये देखो ये सिचुएशन देखो, इसमें क्या हो रहा है, 8 लाख आ रहा है नॉन करंट एसेट्स का, कहां से, नॉन करंट लाइबिलिटी से, और 4 लाख आ रहा है करंट एसेट्स को, और 4 लाख आ रहा है कहां से, करंट लाइबिलिटी से। अब सोचो कि 4 लाख मांगने के लिए आए ये, और ये जो 4 लाख है ये परमानेंटली अवेलेबल है क्योंकि आपने कहां से लिया है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया है, तो ये आपके पास परमानेंटली रहने वाला है। ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया है तो ये रहने वाला है, ठीक है। अब ये रहेगा तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपने क्या किया, 4 लाख जो आपके पास है वो आपने यहां रूट कर दिया, ये 4 लाख वाला जो यहां है ये दे दिया इसको। सो यू आर एबल टू मीट द करंट लाइबिलिटीज ऑन टाइम। अब आप देखो आपके करंट एसेट्स कितने हैं, 8 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 4 लाख। इसीलिए क्या बोला गया, आइडियल कितना होना चाहिए करंट रेशो, 2:1। इसकी ये जो आंसर है इसका कि हमारी करंट रेशो क्यों हमारी आइडियल बोली गई, ये जो 2:1 जो बोली गई आइडियल, वो इसीलिए बोली गई, दिस इज द रीजन दैट इफ यू वांट, हम 8 लाख हमारे पास करंट एसेट्स हैं, 4 लाख हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं, तो हमारा 50% तो नॉन करंट लाइबिलिटी से आया ही हुआ है। सो वी कैन पे दैट ऑन टाइम। नाउ अब आप सोचो अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये 4 लाख की कॉस्ट तो हम बियर कर रहे हैं भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए, ताकि वी कैन पे ऑन टाइम। सो वी आर रेडी टू बियर दिस कॉस्ट बिकॉज वी नो दैट दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर कॉस्ट। तो ये कॉस्ट हमारी करंट लाइबिलिटीज की कम थी, कम ही रहे, तो इसीलिए ये वाली हमने यहां से बियर कर ली। अगर हम ज्यादा ले लेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी से तो जो कॉस्ट हायर कॉस्ट है ना वो इंपैक्ट करने लग जाएगी, तो हमारा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हमारा गड़बड़ हो जाएगा और हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा। और अगर हम कम करते हैं तो क्या होगा, कम करते हैं तो कॉस्ट तो सेव करेंगे हम, लेकिन हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क रिटर्न एनालिसिस में जो कॉस्ट, जो हम रिटर्न का एनालिसिस करते हैं, भाई कॉस्ट तो हमारी कम हो जाएगी लेकिन रिस्क बढ़ जाएगा। जब आप रिस्क कम करना चाहेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉस्ट आपकी कम हो जाए तो आप कम फाइनेंस करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज से, और अगर आप चाहते हैं कि कॉस्ट आपकी ज्यादा हो, ज्यादा क्या हो, इज्जत बची रहे, तो यू विल नॉट माइंड फाइनेंसिंग योर करंट एसेट्स फ्रॉम नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा था आपसे एबीसीडी में, अब बताओ कि नेट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ, नेट वर्किंग कैपिटल कहां से आया, यस नॉन करंट लाइबिलिटीज से, नॉन करंट लाइबिलिटी से आया। देख लो कहीं से भी देख लो, ये वाला देखो, मैं पूछ रहा हूं कि नेट वर्किंग कैपिटल 2 लाख है, कहां से आया, कहां से आया, देखो नॉन करंट लाइबिलिटी से। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट फ्रॉम वेयर वी फाइनेंस नेट वर्किंग कैपिटल, वी फाइनेंस नेट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम नॉन करंट लाइबिलिटी। सो देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर ना बढ़ जाए। तो इसीलिए ना ज्यादा, कोई भी हमारा करंट एसेट्स एक्सेसिव हो गया, कोई भी हमारा करंट एसेट्स एक्सेसिव हो गया, वो हमारा टोटल नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, और उसका मतलब है कि वो फाइनेंसिंग ज्यादा होगी नॉन करंट लाइबिलिटी से। सो नोबडी वांट्स टू हैव एक्सेसिव कॉस्ट। इसीलिए आइडियल मानी गई करंट रेशियो 2:1 के, भाई जितना हमारा करंट एसेट्स है उसका आधा करंट लाइबिलिटीज हो गया, तो बाकी आधा कहां से आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज से। तो 50-50 कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटी से आधा ले लेते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी से आधा ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ज्यादा नॉन करंट लाइबिलिटी से लेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर ज्यादा लेंगे करंट लाइबिलिटी से तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स आर इंफीरियर टू करंट लाइबिलिटीज।
So this was the today's concept. Thank you.